Okay, going to the next part. Let's discuss substances that behave differently from metals in air and water. अभी हमने मेटल डिस्कस किया था पिछले वीडियो में. इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो मेटल से अलग बिहेव करते हैं हवा और पानी में. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिससे हम पढ़ के अभी देखेंगे. एक वेंटिलेटेड एरिया में हमें एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आप करते हो तो स्कूल में स्पेसिफिकली. और यहाँ हम सल्फ़र बर्न कर रहे हैं. सल्फ़र जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है. अगर आपने उसे इनहेल कर लिया यानी सांस से अंदर ले लिया तो आपके लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए ना ही करो तो बेटर है अभी के लिए. आप बहुत छोटे हो उसके लिए. बट हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं. ठीक है, take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon. It is a long-handled metal spoon used in experiments to safely heat and burn substances. Okay. तो हम क्या कर रहे हैं, हम सल्फर पाउडर ले रहे हैं एक ऐसे स्पून में जो कि बहुत ही लंबा सा हो, मतलब छोटू सा एक स्पून का पार्ट, और उसका डंडा जो है वो बहुत लंबा है. वो इतना लंबा हमने बनाया कि वो हमारे नाक से दूर रह सके. ठीक है, हमारे शरीर से ज़्यादा दूर रख सकें हम. और इस स्पून का नाम होता है deflagrating spoon. ठीक है, if a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metallic wire around it and give it a shape as shown. तो अगर आपके पास नहीं है ये अवेलेबल तो आप एक काम करो, एक मेटलिक कैप लो, मेटल का बना हुआ कैप लो, जिसको आप एक वायर से, वो सीधा और मतलब रहने वाला वायर, ये नहीं जो ऐसे ऐसे लटकता है वो वाला वायर नहीं, एक प्रॉपर वायर जिसको आप शेप में बेंड कर सकते हो. ठीक है, वायर लो और उससे उसको बांध के वो स्पून बना लो लंबा सा. ठीक है, अब क्या करना है, हीट इट ऑन अ फ्लेम पे आप उसको हीट करो. और जैसे ही सल्फर बर्न होने लगता है उसमें उसको एक ग्लास जार में डाल दो या ग्लास टम्बलर में डाल दो, यानी एक ग्लास के यूटेंसिल में डाल दो, और कवर द ग्लास जार और टम्बलर विथ अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप. और उसके बाद क्या करो, उसको कि कवर कर दो ताकि उसके अंदर की गैस बाहर ना आ सके. रिमूव द लीड आफ्टर 3 to 4 minutes. उसका जो ढक्कन है वो 3 से 4 मिनट के बाद हटाओ. एंड टेक आउट द स्पून, और उस स्पून को बाहर निकाल लो. एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार, और बहुत ही थोड़ा सा पानी उस गैस जार में डालो. क्विकली प्लेस द लीड बैक, और वापस से उसका ढक्कन लगा दो और उसको बहुत अच्छे से शेक कर दो ताकि वो जो गैस है ना वो उसमें डिज़ोल्व हो जाए, वो उसमें मिल जाए. अगेन रिकॉल द चैप्टर. वापस से आप एसिड बेस और न्यूट्रल वाले चैप्टर को अगर देखो, यूजिंग एन एसिड बेस इंडिकेटर. इस बार आप क्या करोगे, एसिड बेस इंडिकेटर को यूज़ करोगे और उस सब्सटेंस को चेक करोगे कि वो क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, और उसके बाद ऑब्जर्व करके बताओगे. ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, जब आप सल्फर को हवा में बर्न करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड. सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है. अब ये जो है, ये ऑब्जर्वेशन में आपको क्या पता चलेगा कि ये एसिडिक है. ऑन डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिजॉल्व करते हो तो वो सल्फ्यूरस एसिड प्रोड्यूस करता है, वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अब डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मेटल्स डू. क्या आपको लगता है पानी में सल्फर ने सेम वे में बिहेव किया जैसे मेटल ने किया? तो आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि पानी से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, यहाँ तो एसिड ही बना दिया इसने, है ना. टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपको क्या करना है, सल्फर पाउडर एक ग्लास टम्बलर में लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, और अब हम देखेंगे कि पानी के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है.
अच्छा, वो तो बर्न करने पे हवा वाले के साथ उसने एसिड बना दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज़ प्लेस्ड इन वाटर। और आप नोटिस करोगे कि कोई रिएक्शन नहीं होता। सल्फर जब पानी में हम डालते तो कोई रिएक्शन नहीं होता। सब्सटेंस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस बिहेव डिफरेंटली विथ एयर एंड वाटर देन मेटल। और सल्फर और फॉस्फोरस के जैसे जो सब्सटेंस होते हैं वो हवा पानी के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं दैन कोई मेटल बिहेव करता है। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। और फॉस्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अगर हम हवा में छोड़ दें तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। अभी तक हमने सल्फर देखा कि सल्फर को जला के क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। फॉस्फोरस के साथ क्या है कि उसको हवा में अगर हम छोड़ते हैं तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको पानी में ही स्टोर किया जाता है। These substances are usually soft and dull in appearance। और ये जो सब्सटेंस है ये चमकते नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत डल दिखते हैं, बहुत ही मतलब फीके फीके दिखते हैं। दे आर नीदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। और वो ना ही मैलिएबल होते हैं मेटल की तरह, ना डक्टाइल होते हैं। वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी जिसको हम हथौड़े से मारा तो वो टूट जाएगा। एंड दे आर नॉट सोनोरस। और वो टन 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 या टुन ऐसे आवाज भी नहीं करते। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और इसलिए ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं। देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे सल्फ्यूरस एसिड बन गया अभी, तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon और ऐसे बहुत सारे हैं। These must not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber and paper। और आप इन नॉन मेटल्स को प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर के साथ कंफ्यूज मत खाना, क्योंकि वो अलग रिएक्ट करते हैं पानी और एयर के साथ। ये अलग रिएक्ट करते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। These materials are not classified as metal or non-metal because they are not elements। और प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर और पेपर ये सारी चीज़ें मेटल नॉन मेटल में नहीं क्लासीफाई होती। आप इनको नॉन मेटल के एग्जाम्पल में डाल देते हैं हम, बट ये नहीं क्लासीफाई होती। किस तरीके से? इस तरीके से, क्योंकि ये सिर्फ एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट सिंगल तरीके के एटम से बना होता है, और ये प्लास्टिक या पेपर या रबर या वुड सिंगल तरीके के एटम से नहीं बना होता, इसलिए इसको हम नॉन मेटल में नहीं डालते, ठीक है। अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो नहीं डालते। मेटल एंड नॉन मेटल आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट। मेटल और नॉन मेटल जो है वो एलिमेंट के हिस्से हैं। एलिमेंट क्या होता है? सबसे छोटा दुनिया में जो चीज माना जाता है वो होता है एटम। एटम, एक तरीके के एटम जब मिलते हैं, मान लो तुम्हारे भाई, तुम्हारी दीदी सब मिल गए एक तरीके के लोग, तो वो बनाएंगे एलिमेंट। अगर मैं, तुम, फिर कोई अमेरिका से आया, कोई अफ्रीका से आया, हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग एलिमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोग एक तरीके के नहीं होंगे। हमारी बोली अलग होगी, हमारा रंग रूप अलग होगा, हमारा ढांचा बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, तो हम सेम में नहीं आते, राइट। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफर करेंगे, एटलीस्ट लैंग्वेज में डिफर करेंगे, है ना। तो मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स नॉन मेटल्स एलिमेंट्स में आते हैं, यानी सेम तरीके के एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। अलग अलग तरीके के एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ओके, आगे। Presently,
118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी के टाइम पे हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है, ठीक है। 118 एलिमेंट्स मतलब 118 तरीके के एटम्स जो कि इधर अकेले रहते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं, या फिर ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। Some are naturally occurring while others are artificially made in the laboratory. कुछ naturally present हैं हमारे environment में और कुछ labs में बनाए गए हैं and do not exist in nature. और ये जो labs में बनाए गए ये nature में exist नहीं करते, और इनके बारे में हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। आर नॉन मेटल्स इसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? क्या नॉन मेटल्स हमारी ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है? You often observe many metals in your day-to-day life because of their distinct properties such as their lustrous nature, heat and electrical conductivity and high strength. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डे टू डे लाइफ में हम लोग लस्टरस ऑब्जेक्ट, हीट और लस्टरस नेचर, हीट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई स्ट्रेंथ के कारण मेटल्स को बहुत यूज़ करते हैं, है ना। However, this should not give an impression in your mind that non-metals are not important in our life. और क्योंकि मेटल्स इतने इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नॉन मेटल्स आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए, ऑक्सीजन, और जो आप छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है, ये सब नॉन मेटल है। तो जब तक आप सांस नहीं लोगे, पानी जो आप पीते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ डाइहाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। जब तक आप पानी नहीं पियोगे आप जिंदा ही नहीं रह सकते। तो आप जब जिंदा ही नहीं रह सकते तो फिर नॉन मेटल समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो नॉन मेटल है, एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और इसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। कार्बन जो है वो हर दिन काम आता है। आपका जो कोयला होता है या गोईठा होता है, या जो आपका ये शरीर है, जो भी चीज़ यहाँ जल सकता है, ये टेबल जो है, सब चीज़, आपका पेपर जो है, आप जो पेपर पे लिखते हो, आपका पेन या कोई भी चीज़, हर चीज़ में कार्बन है। तो कार्बन बहुत एसेंशियल है हमारे डेली लाइफ के लिए। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। और ये तो बड़ा की कंपोनेंट है, यानी मेन कंपोनेंट है अपने प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के अंदर जाता है हमें ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। नाइट्रोजन भी बहुत काम का है। नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, और उसके लिए नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आते हैं नाइट्रोजन, और बहुत अदर केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। इट इज़ एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन ये भी एक नॉन मेटल है जो कि हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। A solution of iodine, a non-metal, is applied on wounds as an antiseptic। और आयोडीन यार, हम लोग जब हमारा छिलता उलता है कुछ तो हम आयोडीन अप्लाई करते हैं मोस्टली उस पर, ताकि एंटीसेप्टिक का वो काम कर सके। इवन हमारे नमक में भी आयोडीन ज़रूरी है ना। Science and society. Do you know that many metals and their alloys are important for daily use as utensils and tools? क्या आपको पता है कि बहुत सारे मेटल्स और उनके अलॉयज, अलॉयज क्या होते हैं? अब अलॉयज वो मेटल होते हैं, या मेटल नहीं बोलते उनको, मिक्सचर ऑफ मेटल बोल सकते हैं। मिक्सचर जिसमें दो मेटल मिक्स हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल मिक्स हो सकते हैं, है ना। तो इट्स लाइक कि मिक्सचर अलॉय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली यूज़ के लिए, क्योंकि हम इसको यूटेंसिल्स की तरह, स्टील एक अलॉय है, यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, टूल्स में यूज़ करते हैं। टिन एक अलॉय है।
These are also important for modern technology and essential in almost every industry. ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लगभग हर इंडस्ट्री में यूज होता है. Some special metals are also used in atomic energy. और कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं जो कि एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम लेते हैं, यानी कि एरोस्पेस, टाइटेनियम और ऐसी. इन इंडिया मेनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकिल्ड टू मिनिमाइज वेस्ट. भारत में बहुत सारे मेटल्स, ज़्यादातर करके आयरन और एल्यूमिनियम को रिसाइकिल भी किया जाता है ताकि उनकी कम वेस्टेज हो और सस्टेनेबिलिटी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो. इन अ नटशेल आप सब पढ़ जाओ. इसके बाद अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे जो कि हम ChatGPT से निकालेंगे. 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको मेटल और नॉन मेटल को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा और मजा आएगा.